बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। हमारे इस कोर्स के शुरू में हम पढ़ चुके हैं कि इकोसिस्टम के दो मेन प्रोसेस हैं, एक है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा है बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में तो हम पिछले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो आज से हम नेक्स्ट जो है वो बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग पढ़ेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि एनर्जी के हवाले से हमारा जो अर्थ है वो एक क्लोज सिस्टम है, यानी कि सनलाइट से लाइट की फॉर्म में एनर्जी हमारे सिस्टम में आती है और फाइनली हीट की फॉर्म में एनर्जी जो है वो हमारे सिस्टम से बाहर चली जाती है। जबकि एलिमेंट्स या केमिकल्स के हवाले से हमारा जो अर्थ है वो एक क्लोज सिस्टम है, यानी कि ना तो बाहर से कोई एलिमेंट हमारे सिस्टम में ऐड होते हैं और ना ही हमारे सिस्टम से एलिमेंट जो है वो बाहर हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर जाते हैं। मींस कि एलिमेंट इधर ही रहते हैं और यहीं पे साइकिल होते रहते हैं। मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कभी सॉलिड स्टेट में होते हैं, कभी गैस स्टेट में होते हैं, कभी लिक्विड स्टेट में होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो डिफरेंट किस्म के एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। तो हमारी बॉडी में जो एलिमेंट्स हैं, काफ़ी चांसेस हैं कि जब हम मर जाएंगे तो हमारे एलिमेंट कल को हो सकता है किसी हाथी का हिस्सा हों। वो हमारे जो एलिमेंट हैं, हमारे अंदर जो कार्बन है वो हो सकता है समंदर में पाई जाती हो, या वो एटमॉस्फेयर में मौजूद हो, या वो किसी दरख्त का हिस्सा हो, या वो किसी और ह्यूमन बीइंग की बॉडी का पार्ट हो। तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो साइकिल होते रहते हैं, शेप्स चेंज करते रहते हैं, लेकिन वो हमारे सिस्टम को, हमारी अर्थ को से बाहर नहीं जाते। तो उसी सिलसिले में हम कुछ एलिमेंट्स जो है उनके बारे में पढ़ेंगे जो हमारे अर्थ पे और एटमॉस्फेयर के दरमियान वो साइकिल होते हैं। उनमें सबसे पहला एलिमेंट है कार्बन। तो आज हम कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, कार्बन जो है वो एक, अगर आप हम कह लें कि कार्बन हमारे अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि कार्बन वो एलिमेंट है जो हर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बैकबोन बनाती है। ठीक है, कार्बन की जो प्रॉपर्टीज़ बेसिकली ऐसी यूनिक हैं जो किसी और एलिमेंट में नहीं है। कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, यानी कि इसकी वैलेंसी +4 से -4 तक है, टेट्रावेलेंट है, जिसकी वजह से कार्बन जो है वो हमारे हर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा है। अब जो कार्बन साइकिल का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ चुके हैं कि सनलाइट की लाइट को जो प्लांट्स हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं और उसको फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसमें वो ऐड कर देते हैं। तो जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट अब्जॉर्ब करता है वो रिड्यूस होती है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसे ये सामने आपके ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हुई है और इसमें एनर्जी ऐड हुई है और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गया। CO2 इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि जो फॉसल फ्यूल्स हैं, फॉसल फ्यूल्स वो ऑर्गेनिक कार्बन है जो कई मिलियन साल पहले जो प्लांट का बायोमास था वो ज़मीन में दबने की वजह से अंडर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वो कुक होता रहा और वो बाद में कोयले में या पेट्रोल में, डीजल में या नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गया। तो ये बेसिकली वही, जैसे ये पिछले मैंने देखा है कि ये हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं जो नेचुरल गैस है या कोयला है या पेट्रोल डीजल है, जो फॉसल फ्यूल्स हैं, वो बेसिकली यही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, यही रिड्यूस्ड कार्बन है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए प्लांट्स ने रिड्यूस की थी। ठीक है, तो बेसिकली ये फॉसल फ्यूल्स ये किस्म की स्टोर्ड कार्बन एनर्जी है। ठीक है, कार्बन में ये कैपेसिटी है कि ये एनर्जी स्टोर कर लेती है बॉन्ड्स की शक्ल में। ठीक है, तो बेसिकली फॉसल फ्यूल हज़ारों मिलियन साल पहले जो प्लांट बायोमास ज़मीन में दब गया था तो वो कोयले और डीजल वगैरह में कन्वर्ट हो गया। तो ये बेसिकली
वही हाइड्रोकार्बन ही हैं और इसमें एनर्जी स्टोर्ड है, और ये बहुत प्लेंटीफुल अमाउंट में हमारी ज़मीन के नीचे स्टोर हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा, पिछले बहुत अरसे से, तकरीबन 25-30 साल से पूरी दुनिया में साइंटिफिक फोरम्स पे एक डिबेट चल रही है कि हमारा जो अर्थ है, हमारा जो प्लेनेट है, वो ग्रेजुअली वार्म हो रहा है, जिस फिनोमेना को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, कि ओवरऑल हमारे पूरे अर्थ का जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। उस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सी क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, हम मज़ीद उसके बारे में आगे जाके बात करते हैं। अब कितना टेम्परेचर में इजाफा हुआ है, ये आपको ऊपर एक ग्राफ नज़र आ रहा है। इसमें आप देखें कि ग्लोबली 150 साल पहले से ये फिनोमेना शुरू हुआ है, यानी कि 1850-60 की दिहाई से, और 1860 से लेके 2000 सन 2000 तक तकरीबन 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हो चुका है हमारे जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें कि पिछले 1000 साल में अगर आप इस ग्राफ के देखें कि 1860 तक तो जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर था वो एक कांस्टेंट आपको लाइन नज़र आ रही है, ये ब्लैक और ब्लू के साथ। ठीक है, लेकिन 1860 के बाद से अचानक टेम्परेचर में इजाफा शुरू हो गया है और तकरीबन अब तक एक अंदाजे के मुताबिक 0.8 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर में इजाफा हो चुका है। ये एक और इमेज है, इसमें आप देखें कि सन 1870 से लेके 1960 तक आप ये देखें कि ग्रेजुअली हमारा जो टेम्परेचर है उसमें इजाफा हो रहा है। ये ब्लैक कलर से आपको वो जो है वो इंडिकेट कर रहा है। अब ये जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है, इसको साइंटिस्ट जो हैं वो रिलेट कर रहे हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा है। अब 1860 में ऐसा क्या हुआ कि तब से हमारा टेम्परेचर में इजाफा होना शुरू हो गया। 1800 जो 19वीं सदी आप कह लें, बल्कि 18वीं सदी कह लें, उसमें बेसिकली हमने फॉसल फ्यूल जो है वो आइडेंटिफाई किए, हमने उनको एक्सप्लोर किया, एक्सप्लॉइट किया और हमने उसकी ड्रिलिंग शुरू कर दी। और जैसे ही हमने ये डीजल और पेट्रोल और ये कोयला निकालना शुरू किया तो हमारे पास एक बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स आ गया और इस एनर्जी को हमने अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपनी इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के लिए जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसी दौर में फिर इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, कारें और एरोप्लेन्स, ये तमाम चीज़ें स्टार्ट हुई, इंजन ईजाद हुआ। तो हमने फिर बड़े पैमाने पे ये जो फॉसल फ्यूल है उनकी ड्रिलिंग स्टार्ट कर दी। अब ये जो फॉसल फ्यूल है, जैसे कि मैं जिक्र कर चुका हूँ कि ये एनरिच्ड सोर्स ऑफ एनर्जी हैं और इसमें कार्बन की शक्ल में एनर्जी स्टोर है। और अब जब हम कोयला जलाते हैं या नेचुरल गैस जलाते हैं या हम पेट्रोल डीजल अपनी गाड़ी में बर्न करते हैं तो उसमें एनर्जी तो हम ड्राइव कर लेते हैं, एनर्जी तो ले लेते हैं, लेकिन जो स्टोर्ड कार्बन है वो फिर ऑक्सीडाइज होके वो एज ए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। ठीक है, तो अब ये 1860 में से ये हमने तजर्बा शुरू किया फॉसिल फ्यूल की बर्निंग का, फॉसिल फ्यूल को एज एनर्जी सोर्स लेने का। तो तब से अब तक मुसलसल कार्बन डाइऑक्साइड हवा में उसका इजाफा हो रहा है और साथ ही उससे जो है ग्लोबल टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है। ठीक है, तो साइंटिस्ट जो हैं ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के हवाले से कहते हैं कि ये जो CO2 की मिकदार एटमॉस्फेयर में इजाफा हो रहा है, इसकी वजह से हमारा जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उसमें इजाफा हो रहा है। और साइंसदान जो हैं वो इस खदशे का इजहार करते हैं कि अगर हमने जो CO2 में इजाफा हमने उसको स्टॉप ना किया और उसमें हमने कमी ना की एटमॉस्फेरिक CO2 में, तो मुमकिन है कि सन 2100 तक, यानी कि 2100 तक जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, उसमें तकरीबन 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन जहन में आता है कि आखिर अब तक अगर 0.8 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इजाफा हुआ है तो ये बहुत बड़ा इजाफा है और इससे क्या वाकई ही बहुत तबाही आ रही है या बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है। मैं ज़रा इस क्वेश्चन को ज़रा अगर सिंपल वर्ड्स में हम इसको समझने की कोशिश करें
कि फॉर एग्जांपल आजकल आपको रात का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड या 16-17 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, लेकिन दिन के वक्त टेम्परेचर 28-30 तक जाता है। यानी कि सुबह से दोपहर तक जो टेम्परेचर है उसमें 15 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा होता है। इस तरह सर्दियों में आपके मुल्तान में टेम्परेचर 0 तक भी जा सकता है और गर्मियों में वो 50 तक भी चला जाता है। तो यहाँ 0 से लेके 50 तक वेरिएशन है टेम्परेचर की, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो उससे कोई बहुत बड़ा हमें मसला तो नहीं है। ऑफ कोर्स हम अडाप्ट कर रहे हैं, गर्मी तो लगती है, सर्दी भी लगती है, लेकिन हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। तो 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेंटीग्रेड में आखिर कौन सी क़यामत आ जाएगी कि 1 डिग्री से जो है इतनी तबाही आ जाएगी। तो ये मेरा आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर में इजाफा है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आज दोपहर में टेम्परेचर 28 हो या 29 हो, डज इट बॉदर यू? हमें को पता चल सकता है कि क्या अब 28 है या 29 है। यकीनी तौर पे हमें थर्मामीटर देखना पड़ता है या हमें गूगल करके टेम्परेचर देखना पड़ता है कि इस टाइम टेम्परेचर कितना है, अदरवाइज़ हमें तो नहीं पता चलता कि वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड है। तो फिर ऐसी सूरत हाल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड में आखिर क्या ऐसा इशू है कि हम इतना ज़्यादा परेशान हैं। या अगर 2100 तक अगर टेम्परेचर में 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड भी इजाफा हो जाए तो आखिर कौन सी ऐसी क़यामत आ जाएगी। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि आखिर इससे प्रॉब्लम क्या है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि साइंसदान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में इजाफे से जो है ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर में इजाफा होता है। तो इस फिनोमेना को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये होता है कि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी बहुत से पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें वाटर वेपर्स हैं। तो जो सनलाइट की लाइट आती है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो जब सरफेस से टकराती है तो हीट में कन्वर्ट होती है और हीट जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे सिस्टम से बाहर चली जाती है। पहला काम तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये होता है कि जब हवा में CO2 के मालिक्यूल्स या दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस के मालिक्यूल्स में इजाफा होता है तो वो एक किस्म के एनर्जी ट्रैपर बन जाते हैं। वो एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं, वो हीट को सिस्टम से बाहर नहीं जाने देते, जिसकी वजह से हमारी सरफेस पे जो टेम्परेचर है उसमें इजाफा होना शुरू हो जाता है। इस फिनोमेना को अगर आपने मज़ीद समझना हो तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो आपकी कार है या गाड़ी है वो अगर आप उसको धूप में खड़ी कर दें और उसके शीशे बंद कर दें, ठीक है, थोड़ी देर बाद आप उस गाड़ी में बैठने की कोशिश करेंगे तो आपको अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा हीट महसूस होगी। उसकी सिंपल रीज़न यह है कि जब शीशे बंद होते हैं तो शीशों के से जो ग्लासेस हैं उसमें से लाइट पास हो जाती है और जब वो गाड़ी के इंटीरियर में सरफेस से टकराती है तो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। अब क्योंकि तमाम उसके डोर्स और उसके विंडोज़ जो हैं वो बंद हैं तो वो हीट अंदर ट्रैप हो जाती है, वो सिस्टम से बाहर नहीं जा सकती, ठीक है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर वाली तरफ टेम्परेचर में इजाफा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ये आपने हमारे एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में वो एक ग्रीन हाउस या ग्लास हाउस बना हुआ देखा होगा। इसका भी यही पर्पज़ है कि सर्दियों में कुछ बहुत से रीजन्स ऐसे हैं जैसे यूरोप है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ पे ये ग्लास हाउस बनाया जाता है ताकि ग्लास हाउस के अंदर एनर्जी जो है, हीट जो है वो ट्रैप हो जाए और अंदर का टेम्परेचर थोड़ा सा उसमें इजाफा हो जाए, वार्मथ 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हो जाता है, ठीक है। तो इसी फिनोमेना के ज़रिए जो है जब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके मालिक्यूल्स की तादाद में इजाफा होता है तो एनर्जी ज़्यादा ट्रैप होती है और जिसकी वजह से ग्लोबल जो है हमारे ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उसमें इजाफा होता है। इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब क्वेश्चन ये है कि कितनी CO2 में इजाफा हुआ है। प्री इंडस्ट्री रेवोल्यूशन यानी कि इंडस्ट्री स्टार्ट होने से पहले सन 1860 से पहले जो हमारा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो हमारी एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार थी वो तकरीबन 280 ppm थी। ppm मीन्स पार्ट पर मिलियन। तो सन 2005 तक वो तकरीबन 380 ppm तक उसमें इजाफा हो रहा है। आप ये देख रहे हैं इस ग्राफ से कि
ऑन एनुअल बेसिस मुसलसल इसमें ग्रेजुअली इजाफा होता जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में। 2005 में अगर 380 ppm है तो मुमकिन है कि आजकल 430 450 ppm हो। तो और अगर जिस हिसाब से हम फॉसल फ्यूल की बर्निंग कर रहे हैं उस हिसाब से अगर हम चलते रहे उसी पेस के साथ, तो ये इजाफ़ा और इसमें जो है मुसलसल इसमें इजाफ़ा होता जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में। अब क्योंकि विद टाइम हर साल पिछले साल की निस्बत पॉपुलेशन में ज़्यादा इजाफा हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसकी एनर्जी की नीड बढ़ती है, हमें ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़्यादा इंडस्ट्री जो है उसको चलाना पड़ता है, हमें ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, ज़्यादा ट्रांसपोर्ट चलती है, ज़्यादा नए घर बनते हैं। तो जितने भी ये पॉपुलेशन के इजाफे के साथ जब ग्रोथ होती है, तरक्की होती है या नई डेवलपमेंट्स होती हैं, तो आपको एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब जितनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसी के साथ साथ हम फासल फ्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा बर्न करते हैं और मुसलसल बर्न कर रहे हैं, जिसकी वजह से हर साल पिछले साल की निस्बत जो कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज है हमारे सिस्टम में, एटमॉस्फेयर में, वो पहले साल की निस्बत दूसरे हर नए साल में ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से मुसलसल हवा में CO2 की मकदार बढ़ रही है। अब ये जो CO2 बढ़ने की वजह से जो ग्लोबल टेम्परेचर में राइज हो रहा है, हम कहते हैं कि ये एंथ्रोपोजेनिक है। एंथ्रोपोजेनिक मीन वो तमाम चेंजेस जो ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज़ की वजह से हों, यानी कि उसकी वजह ह्यूमन्स हों, ना कि कोई नेचुरल रीजंस। जैसे नेचुरल रीजन भी हो सकती हैं ग्लोबल वार्मिंग की, कि जंगलों में आग लग गई या वाल्केनो ज़्यादा फट गए या सूरज में कोई चेंजेस आ गई कि जिसकी वजह से टेम्परेचर में इजाफा हो गया। तो साइंटिस्ट इसको रिलेट करते हैं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये बेसिकली एंथ्रोपोजेनिक है, यानी कि ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज़ की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब जो हवा में, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में इजाफा है, ना सिर्फ CO2 की मिकदार में इजाफा हो रहा है, जो दूसरी गैसेस हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है। जैसे ये अगर ग्राफ देखें तो कि जिस पीरियड में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में इजाफा शुरू हुआ उसी के साथ आपको मीथेन की मिकदार में भी इजाफा नज़र आ रहा है, आपको नाइट्रस ऑक्साइड की मिकदार में भी इजाफा नज़र आ रहा है। ये जो मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड है ये भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये भी ग्लोबल वार्मिंग में जो हैं वो की वजह है। फॉर एग्जांपल नाइट्रस ऑक्साइड ये तकरीबन 300 टाइम्स ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करती है, यानी कि ये 300 टाइम्स ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग काज करती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो जहाँ CO2 मसला है, यहाँ ये दूसरी गैसेस जो है ये भी ग्लोबल वार्मिंग काज कर रही हैं। इस तरह सल्फ़र डाइऑक्साइड की गैस में भी इजाफा हो रहा है, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं।